हेलो दोस्तों। मैं हूं विक्की कुमार और स्वागत करता हूं आपका विकास स्टडी पॉइंट पर। और आज लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी का सैंपल पेपर। बहुत बच्चों की डिमांड थी, सब कह रहे थे कि सर हिंदी का भी बता दो, हिंदी का बता दो। तो देखो, आपके डिमांड पर हम लेकर आ गए हैं हिंदी का प्रश्न पत्र। अब इसे कैसे करना है वो समझेंगे, और तरीका क्या क्या होता है कि हम हिंदी में भी अच्छे मार्क्स अचीव कर पाए, वो सब कुछ इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपका विश्व कोड। तो आपको पता ही 2021-22 का जो टर्म है, आपका टर्म, ये टर्म है आपका सेकेंड। 2 घंटे मिलेगा करने के लिए और 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका निर्देश पढ़ना। निर्देश के अनुसार अगर चीजें की जाती है ना, तो वो बेहतर होती है। पहला क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित निर्देशों को सावधानी से पढ़ना है। ठीक है भाई, इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछा गया, यानी कि वर्णों के अनुसार करने हैं हमें। ज्यादा फालतू चीजें भी लिखनी, जो महत्वपूर्ण चीजें सही है उतना ही लिखना है। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न पूछे गए हैं और यह 2 खंडों में विभाजित है, खंड का और खंड ख। प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए हैं, यानी कि 9 प्रश्न तो है, लेकिन उसमें से कई प्रश्नों के एक एक्स्ट्रा विकल्प दिए गए हैं कि अगर आपको एक नहीं आता तो उसके विकल्प में जो प्रश्न दिए गए हैं आप उसका उत्तर कर पाए। तो चलिए अब इसके निर्देशानुसार का पालन करते हुए हम उत्तर को समझते हैं। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, यानी कि बेसिकली ये आपका राइटिंग वाले पार्ट से है, जिसमें हमें इसको पढ़ना है और हमें लिखना है। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित दिए गए 2 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर हमें लगभग 150 शब्दों में दृश्य लिखना है। ठीक है, पहला है आपका साप्ताहिक बाजार का दृश्य, दूसरा है वैवाहिक समारोह विदाई का दृश्य। तो ये तो बहुत ही सरल है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम किसी भी दृश्य को लिखना चाह रहे हैं या दृश्य के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो उस हर एक दृश्य का एक पात्र होता है और उस पात्र से जुड़ी हर दूसरे पात्र से एक घटना होती है या एक दृश्य जरूर उससे जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो कि मैं हूं और आप हो और हम दोनों क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे पढ़ रहे हो। तो ये एक दृश्य के रूप में अगर लिखा जाए तो किस तरीके से बताया जाएगा। एक अध्यापक है, नाम क्या है, विक्की कुमार, पढ़ा क्या रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, सैंपल पेपर है, और कौन है, और छात्र हैं। कितने छात्र हैं, इतने छात्र हैं, वो उनसे पढ़ रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, फिर आगे ये हो रहा है कि बच्चे सवाल पूछ रहे हैं और अध्यापक उनके सवालों का जवाब दे रहा है ना। ये एक दृश्य बन गया ना। वैसे ही साप्ताहिक बाजार, यानी कि सप्ताहों में जो बाजार लगते हैं उसका दृश्य किस प्रकार का होता है, या तो वो लिख दो। तो जो बच्चे बाजार जाना ज्यादा पसंद करते हैं उनको तो पता ही होगा कि बाजार में क्या होते हैं। बाजार में फल वाले लोग होते हैं, सब्जी बेचने वाले लोग होते हैं, भीड़ होती है, अलग अलग लोग होते हैं जो सामान खरीदते हैं। और वैवाहिक समारोह में क्या होता है, तो वैवाहिक समारोह में ये होता है, पात्र कौन से होते हैं, दूल्हे वाला दूल्हा हो गया, दुल्हन हो गया। विदाई के समय क्या होती है, जो माता होती है दुल्हन के पीछे होती है, अपना जो आंचल फैलाए रखती है, और जो बेटी होती है और वो चावल छिड़कती है और माँ उसको कैच करती है। कुछ इस तरीके का सीन होता है। और लड़की से संबंधित जितने भी लोग होते हैं, उसके बहन भाई पिता मौसा, उन सबके अश्रुओं में धाराएं होती हैं कि मेरी बेटी विदा हो रही है। ये समझ में आ रहा है सारा का सारा दृश्य, जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्हीं चीजें को यहाँ पर आपको लिखना है अपने 150 शब्दों में, जो लगभग 4 अंक का है। लेकिन लिख तो कोई भी सकता है, लेकिन एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक तरीका हर एक चीज का। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, नहीं। यहाँ पे 2 पात्र लिख दोगे। पहला, अगर विदाई का लिख रहे हो, वैवाहिक समारोह में लिख रहे हो, तो पहला पात्र हो जाएगा लड़का, दूसरा हो जाएगा लड़की, फिर लड़की के जितने भी संबंधित होंगे, लड़के के जो संबंधित होंगे, फिर इस घटना पे इन दोनों के बीच में क्या स्थिति उत्पन्न होती है, उन स्थिति को लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो अपने शब्दों का चयन बहुत सही से करना, और ऐसे शब्दों का चयन करना जो कहीं ना कहीं उन शब्दों का जो अर्थ हो ना, आपके दिल पर छाप छोड़े। ठीक है, जैसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, ग्लैमरस, ग्लोरियस, गॉर्जियस, किसी की खूबसूरती को तारीफ करने के लिए। वैसे ही हिंदी में भी बहुत सारे शब्दों का उच्चारण होता है, बहुत सारे शब्द हैं इसके अंदर, तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसे और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, सेकंड चलते हैं। सेकंड प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर का पद रिक्त है। कंप्यूटर ऑपरेटर का,
और अपनी योग्यता हमें इसमें लिखनी है और इस पद के लिए क्या करना है, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखने। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि नियुक्ति के लिए अगर आवेदन पत्र लिखा जाता है तो लिखा कैसे, उसका फॉर्मेट क्या होता है। बहुत सरल है। सबसे पहले आपका आता है सेवा में, ठीक है, कोमा, फिर आएगा आपका श्रीमान। अब श्रीमान किसको लिख रहे हैं, तो वहां का जो प्रबंधक होगा, जो कोई भी होगा वो लिख देंगे। अगर प्रबंधक है, मैनेजर है, तो हम प्रबंधक लिख देंगे। अब उसके बाद वो जो प्रबंधक है वो किस कंपनी का है, तो उस कंपनी का नाम लिख देंगे, उसका पता लिख देंगे। उसके बाद फिर आएगा आपका विषय। अब विषय क्या है, तो विषय ये कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आवेदन करना चाह रहे हैं किस लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर। किसके अंदर, दिल्ली विद्युत बोर्ड। तो यहाँ पर दिल्ली विद्युत बोर्ड आ जाएगा, प्रबंधक के नीचे दिल्ली विद्युत बोर्ड, ठीक है। और इसका एड्रेस आ जाएगा, जो भी आप डालना चाहो, XYZ क ख ग के रूप में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद विषय में आ जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हेतु आवेदन। कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हेतु आवेदन, ये विषय में आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा आपका महोदय। महोदय के बाद फिर आपका प्रारंभ हो जाएगा सविनय। सविनय निवेदन यह है कि मैंने आपका विज्ञापन नवभारत टाइम्स में देखा कि आपको कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है, ठीक है। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे कि मैं विक्की कुमार रुचिकर हूं, या इसका हम ये कह सकते हैं कि इसका ज्ञाता हूं। मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना बेहतरीन तरीके से आता है। मुझे कंप्यूटर में क्या क्या नॉलेज है वो जरूर बताना, कितना एक्सपीरियंस है वो जरूर बताना। उसके बाद फिर आपका पार्ट आएगा एक, जहां पर आप अपनी योग्यता के बारे में बताएंगे। उसमें आप बनाएंगे टेबल। टेबल में यहाँ पे लिख देंगे कि आपने क्या क्या कर रखा है, ठीक है। या आपने क्या क्या कर रखा है, कौन से वर्ष में किया था, ठीक है, मार्क्स कितने आए थे, ठीक है, और किस जगह से किया था, यानी उस यूनिवर्सिटी या स्कूल का नाम। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं 10th पास, 12th पास, बीकॉम, एमकॉम, ठीक है। वर्ष कौन सा था मेरा, वर्ष डाल दूंगा, कितने कितने मार्क्स थे वो डाल दूंगा। फिर यहाँ पे 10th 12th मैंने स्कूल से किया तो स्कूल का नाम लिख दूंगा। बीकॉम एमकॉम मैंने यूनिवर्सिटी से किया तो यूनिवर्सिटी का नाम लिख दूंगा। फिर उसके आगे क्या लिखूंगा, उसके बाद में लिखूंगा अपना धर्म हिंदू है, और नेशनलिटी क्या होती है मेरी, भारतीय हूँ, ठीक है। कितनी उम्र है मैं ये लिख दूंगा। विवाहित हूँ या नहीं हूँ ये लिख दूंगा। उनको कितना इसका नॉलेज एक्सपीरियंस है वो लिख दूंगा। फिर अंत में लिखेंगे कि मैं अपनी योग्यता सिद्ध करता हूँ कि मुझे कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से आता है, मैं कंप्यूटर को बहुत अच्छे से ऑपरेट करना जानता हूँ, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस भी है, यानी कि अनुभव भी है। और अंत में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे आवेदन पत्र को स्वीकार करेंगे और साक्षात्कार के लिए अपने पास बुलाएंगे। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और अंत में लिख देंगे आपका नाम, ठीक है, दिनांक, और साइन कर देंगे, बस बात खत्म। सो इस तरीके से आपको आवेदन पत्र लिखने होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप समझ में नहीं आया तो मैं आपको लास्ट में उत्तर भी आपको दिख जाएगा, तो वहां से भी आपको थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा। वहां भी समझ में नहीं आता है तो आप ऑनलाइन भी एक बार सर्च कर लीजिएगा, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। वैसे आपकी पुस्तकों में दिया होता है, ठीक है, ठीक है। अब आपका तीसरा प्रश्न है, ये क्या कह रहा है, महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित जांच समिति का हमें प्रतिवेदन करना है। अब प्रतिवेदन क्या मतलब क्या होता है, प्रतिवेदन का मतलब हो गया कि जो भी घटना घटित हुई है ना, उस घटना को इस तरीके से लिखना कि उसके अंदर जो लोग भी शामिल हैं उनका उसमें क्या कार्य था, वो क्या पद संभालते हैं, और उसके अनुसार उस घटना को बताना आपका प्रतिवेदन कहलाता है। अब जैसे कि महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित जांच समिति का प्रतिवेदन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर देंगे, ऊपर दिनांक लिख दो, ठीक है। दिनांक लिखने के बाद क्या करना है, आपको महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं ना, उन अत्याचारों के बारे में लिख दो। उसके बाद फिर नाम लिखो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर विकास, विक्की, रवि, राहुल, अनुपम, इस तरीके से मैंने नाम लिख दिया। अब इनका बोल दो इनका कार्य क्या है, तो मैं लिख दूंगा कि जो विकास है क्या है, अध्यक्ष है, विक्की क्या है, उपाध्यक्ष है, राहुल क्या है, ये जांच समिति के सदस्य हैं, ठीक है, ये क्या है, ये उप सदस्य हैं। तो इस तरीके से इनके पद के बारे में लिख दिया, इनका नाम लिख दिया। अब ये करेंगे क्या, इसकी समिति जो हमने बिठाई थी उसका जांच करेंगे। जांच करने की तो समझ में आ गया,
फिर आगे क्या लिखेंगे? आगे हम ये लिखेंगे कि महिलाओं पर इस तरीके के अत्याचार होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, तो उनसे उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए एक कमेटी तैयार की गई। कमेटी तैयार इसलिए की गई ताकि इस चीज को रोका जाए, इसके लिए एक नया कानून बनाया जाए और आने वाले भविष्य में महिलाओं पर ये अत्याचार होना बंद हो जाए। यानी कुछ अपने उन शब्दों का प्रयोग करना है जो शब्द किसी के दिल पे छाप छोड़ते हैं और किसी भी घटना की गहराई को बताने का कार्य करते हैं। तो वहां पर ना आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, टीचर काट ही नहीं सकता। ठीक है, या अथवा आपके पास दो ऑप्शन है कि आप नीचे वाला कर लीजिए, तो जो भी आपको बेटर लगे आप वो कर सकते हो। फिर आता है आपका ख। ख में क्या क्या? परिपत्र या सर्कुलर क्या होता है, हमसे ये पूछा, बहुत सरल है। परिपत्र या सर्कुलर का मतलब हो गया, चाहे वो सार्वजनिक कंपनी हो चाहे वो निजी कंपनी हो, तो जो भी उनके निर्णय होते हैं ना उस कंपनी को लेकर के, तो वो उन निर्णय को अपने नीचे बैठे अधीनस्थों को, अधीनस्थ मतलब कर्मचारियों को देता है। मान लिया जाए कि मैं उच्च पद पर हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों को बताऊंगा ना कि मैंने क्या डिसीजन लिया अपनी कंपनी के लिए, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो किस तरीके से काम होगा। तो उसका मैं क्या एक परिपत्र सर्कुलर तैयार करता हूँ और वो सर्कुलर हमारे नीचे यानी मेरे नीचे काम करने वाले लोगों को पहुंचा दिया जाता है। तो जो चीज पहुंचाई जाती है वही आपका परिपत्र कहलाता है और कुछ नहीं। अब आता है आपका अनुषांगिक टिप्पणी। अब अनुषांगिक टिप्पणी का मतलब क्या हो गया? अनुषांगिक टिप्पणी का मतलब हो गया कि जो भी निर्णय दिए गए हैं उस पर जो मत दिया जाता है, चाहे वो हाँ हो चाहे वो ना हो, तो वो मत ही आपका अनुषांगिक टिप्पणी कहलाता है कि हम इससे सहमत हैं या असहमत हैं, सिर्फ इतना और कुछ नहीं। अगला प्रश्न चौथा क्या कह रहा है? प्रश्न आ गए। अब इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं, प्रत्येक 2 मार्क्स के। एक अच्छे प्रतिवेदन को लिखने के लिए, अब प्रतिवेदन की मैंने आपको बात बताई कि एक अच्छे प्रतिवेदन लिखने के लिए हमें ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें होनी चाहिए। तो बेसिकली जब भी हम अगर प्रतिवेदन लिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमारे शब्द को का प्रयोग बहुत सरल और दिल पर छाप छोड़ने वाले होने चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विवेकपूर्ण, निष्पक्ष अध्ययन होना चाहिए, विचारों की प्रामाणिकता होनी चाहिए, विषय केंद्रित अध्ययन होना चाहिए, सही निर्णय, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, पहले से एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। तो ये 3-4 से ज्यादा पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इन्हीं पॉइंट को हमें ध्यान रखना होता है प्रतिवेदन लिखने के लिए। ठीक है, फिर आपका पटकथा लेखन में कंप्यूटर की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। अब कोई भी पटकथा अगर लेखन है तो उस लेखन में कंप्यूटर की भूमिका क्या हो सकती है? तो हमें पता है कि वर्तमान समय में हमारा कोई भी कार्य हो, अधिकतर कार्य हमारा कंप्यूटर ही संपन्न करता है, उसको मैनेज करने का, बहुत समय तक रखने का और ज्यादा से ज्यादा जल्दी तक कार्य को संपन्न करने का। तो कंप्यूटर एक तरीके से जो प्रयोग होता है ना पटकथा में, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको पटकथा या प्रारूप बना होता है। उन सॉफ्टवेयर को पटकथा में सुधार लाने की सुझाव भी प्रस्तुत करता है और ये मानना ना मानना लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी कि वो जो कंप्यूटर होता है ना, वो पटकथा का प्रारूप बनाए रखता है। अब उसको जैसे बनाया रखा गया, उसको बदला भी जा सकता है, वही रखा जाता है, लेकिन इसका निर्णय कौन लेता है? लेखक लेता है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो बस इतनी सी टिप्पणी आपको लिखनी, ज्यादा नहीं लिखनी, 2 मार्क्स का ही है। फिर आता है आपका खंड खा। अब जो खंड खा है ना, पूर्ण रूप से प्रश्न उत्तर है। तो पूर्ण रूप से प्रश्न उत्तर इसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूंगा, बाकी आप इन प्रश्नों को तो खुद ढूंढने की कोशिश करना। खुद ढूंढ के अगर पढ़ोगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा और लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहेगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ रखिए आप। अब 2 प्रश्नों के उत्तर हमें देने का क्या कह रहे हैं? 5 है, 3 प्रश्न, इसमें से केवल 2 के उत्तर हमें देने। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। अब कवि के समय ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसे रिश्ते भी नहीं खुलते? तो जो ये वर्ड बताएगा ना, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर की रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, तो कवि की विशेषता यहाँ पर ये बताती है कि गरीबी या आर्थिक स्थिति का सही ना होने के कारण जो रिश्ते हैं ना आपस में खुलते नहीं, क्योंकि इन लोगों के ऊपर जो गरीबी में होते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, उन पर दबाव होता है कि कैसे वो उस चीज से निकले। वो कोई भी बात खुशी में कुछ कहना भी चाहते ना, तो वो उनकी आर्थिक स्थिति उनको रोक देती है। तो यही विवशता है कवि के सामने, जो रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं है का कारण बताती है।
ठीक है। खा क्या रहा है, तरण तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये जो पोएम है, अब इस पंक्ति में निहित आशय स्पष्ट कीजिए। अभी जो काव्यांश बताया गया, अब इस काव्यांश का हमें मतलब बताना है। तो बेसिकली इस काव्यांश का मतलब हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे जो हिरण है ना, उसकी नाभि में ही क्या है, उसकी अपनी ही नाभि में बसी हुई कस्तूरी की मस्त कर देने वाली सुगंध है। हिरण है, उसकी अपनी ही नाभि में सबको ना भा लेने वाली सुगंध है, और वो हिरण उस सुगंध के चक्कर में इधर उधर भागता फिरता है, क्योंकि वो उसको पाना चाहता है। परंतु उसको ये ज्ञात ही नहीं कि वो जो सुगंध आ रही है वो उसकी ही नाभि से आ रही है। परंतु ये नहीं होने के कारण, उसको ज्ञात नहीं होने के कारण वो इधर उधर भागता है, और जब उसे नहीं मिलता तो वो अत्यंत निराश हो जाता है। तो ये पंक्ति हमें यही बताने का कार्य कर रही है। ठीक है। ग है, जाग तुझको दूर जाना कविता में अमृता सुध का संबोधन किसके लिए और क्यों आया है। ये आप काव्यांश अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो आपको समझ में भी आएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं। तो बेसिकली कविता में जो अमृता सुध का संबोधन है, वो संघर्ष करने की क्षमता को संपन्न मानव समूह के लिए किया गया है, और जीवन पथ पर चलते रहने वाले मनुष्यों को तमाम तरह की समस्याएं, कठिनाइयां आदि का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी हो, अभी आप जिस एज में हो, अभी आपका जो फोकस है पूरी पूरी पढ़ाई पर है। धीरे धीरे और आगे बढ़ोगे, समस्याएं और बढ़ेंगी, कठिनाइयां और बढ़ेंगी, लेकिन वही कठिनाइयां, वो समस्याएं आपका संघर्ष का रूप लेंगी, और जो संघर्षों से लड़ता है वो जीतता है, और जो नहीं लड़ता वो हार जाता है, अपनी उसी स्थिति पर रह जाता है जहां भी वर्तमान समय में वह है। तो आपको लड़ना है अपनी हर एक परिस्थिति से, घुटने नहीं टेकने, नेवर गिव अप। ठीक है। फिर छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना 30 से 40 शब्दों में। तो अब तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बाकी आप देख लीजिए। सब आंखों के आंसू उजले विशेषण का प्रयोग महादेवी वर्मा ने किस संदर्भ में किया और क्यों किया है। तो ये तो आपने पढ़ रखा है बच्चों, अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके जवाब आपके पास होंगे। लेकिन इससे कैसे लिखा जाता है वो तरीका साधारण ही है। जो चीज आपने पढ़ी है उसको अपने शब्दों में उकेर देना। बस ये ध्यान रहे कि जो पूछा जा रहा है उसी से संबंधित होना चाहिए, मतलब उससे परे नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। सातवां भी क्या है, इसमें दो प्रश्नों का उत्तर देना है, 50 से 60 शब्दों में देना है हमें। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया। अब ज्योतिबा फुले से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस भी कहीं ज्यादा आने के इस प्रश्न इस वाले चैप्टर में से। खा क्या कह रहे, चल ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे। सुखिया के इस कथन के आधार पर खाना बदोश कहानी की पूरी संवेदना स्पष्ट कीजिए। अब खाना बदोश जो कहानी है ना, बड़ी जबरदस्त कहानी है। अगर आपने पढ़ी होगी ना तो फिर आपको ज्ञात होगा एक तरीके से जो इंसान एक तरीके से टूट जाता है, उस टूटने के बाद भी किस तरीके से बनता है, इतनी परेशानियों में लड़ता है, वो चीज सिखाती है आपको ये। मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन के प्रति छाया है। आप कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अब बेसिकली ये जानना चाह रहा है कि जो कहानी आपने पढ़ी है ना, उसमें कवि ने जो भी बनाने की कोशिश की है, उसके आधार पर वर्तमान समय में जो समाज में हमारे हो रहा है उससे जोड़ के आपको अपना उत्तर देना है। ठीक है। फिर आठवां कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में दीजिए। अब जो असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बेफर पड़ा, जसदेव को मारने का क्या कारण था, और दूसरा कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया। हम ये कह सकते हैं ना कि कई लोग अंधे तो हैं, परंतु एक अंधा होकर भी वो कार्य नहीं करता, मतलब अंधे को दिखाई नहीं दे रहा है परंतु फिर भी वो अपनी जगह सही है, और उसको ज्ञात नहीं है कि चीज सही है कि गलत, परंतु फिर भी वो नहीं करता। लेकिन जिन लोगों के पास आंखें हैं देखने के लिए, वो देखकर भी गलत कर रहे, तो क्या फायदा उस आंख का। कुछ उसी प्रकार से इसमें बताया गया है कि जब आवश्यकता है बोलने की तब मौन हो जाते हो, और जब नहीं होता है तब बोलते हो, तो क्या फायदा, क्या लाभ उस शब्द का जो आपने उस समय प्रयोग किया जब उसकी आवश्यकता थी ही नहीं। तो इस प्रकार से केवल आपके 8 प्रश्न थे, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुके होंगे। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये करता हूं कि आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि आपका किस तरीके से जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका दिया गया है। ठीक है। बेसिकली ज्यादा
जो आपका क्वेश्चन आंसर है उसमें तो डीपली दिया गया है, लेकिन बाकी जो पहला मैंने आपको समझाया, पहले दूसरा तीसरा प्रश्न, उसमें थोड़ा थोड़ा हिंट दिया गया कि किस पॉइंट के हिसाब से आपको लिखना है और कैसे कैसे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको। देखिए, ये है आपका उत्तर संकेत, ठीक है। खंड का हम पहले समझ रहे थे, तो इसमें घटना स्थल का वर्णन दिखाया गया था, उसमें दृश्य संख्या, पात्र, स्थान, इस चीज का हमें ध्यान देना है, ठीक है। ठीक, ये एक अंक का हो जाएगा। संवाद लेखन, जो संवाद हुआ होगा उनके बिटवीन में, उसके 2 अंक है। और जो शब्दों का चयन है कट टू, वो 1 अंक का है। प्रश्न दूसरा है, जिसमें हमें एक विषय पर हमें पत्र लिखना था। तो आरंभ और अंत की जो औपचारिकताएं होती हैं, जो सबसे आरंभ में लिखी जाती है सेवा में श्रीमान, और अंत में नाम पता, वो 1 अंक का है। विषय वस्तु, जिसमें हम लिखेंगे हमारी योग्यता क्या है, वो 2 अंक का है। और जो भाषा जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, अगर वो बहुत ज्यादा सही होगी तो वो 1 अंक उसके मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको इस तरीके से 4 अंक मिलेंगे। प्रतिवेदन अथवा कार्यव्रत, अब प्रतिवेदन मैंने आपको बता ही दिया, तो आरंभ और अंत की औपचारिकता 1 अंक की मिलेगी। और जो विषय वस्तु होगा, यानी कि जो मेन भाग होगा, वो 2 अंकों का होगा। और ये देखो, ये क्या, जो मैंने आपको बताया ना कि हम कहते किसे हैं, परिपत्र सर्कुलर, तो ये रहा उसका जवाब। पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। और अनुषंगिक टिप्पणी क्या होती है, ये रहा उसका मतलब। अनुषंगिक टिप्पणी प्रायः बहुत छोटी होती है, किंतु ये असहमति की स्थिति में विस्तृत भी हो सकती है। मतलब ये एक तरीके से मत होता है जो अधिकारी देना चाहता है उसके ऊपर। अब हमने पूछा कि प्रतिवेदन लिखा जाता है, कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो ये उसके पॉइंट, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए प्रतिवेदन लिखने के लिए। तो इसमें से कोई भी 4 हम ले सकते हैं, क्योंकि 4 हमसे पूछा गया है। अब पटकथा लेखन में कंप्यूटर का प्रयोग क्या होता है, तो ये रहा उसका जवाब जो कि दिया गया है, खंड का है। अब हमारे प्रश्न आ गए, तो हर प्रश्न के उत्तर हैं। अब चाहे तो इसी में से देख के लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। ये प्रश्न छठा है, ये सारे केवल उत्तर हैं, ठीक है। ये पहले का खा का, ये खा का मतलब का और खा का। 7वां है, 7वें में का उत्तर, खा का उत्तर और गा का उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आपको आसानी भी होगी, आप देख लिख भी पाओगे। अंत में आ जाता है आपका 8वां प्रश्न, तो 8वें का उत्तर ये रहा और खा का उत्तर ये रहा। तो इस प्रकार से हमारे सारे के सारे कंप्लीट होते हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी 40/40 बच्चे लेकर ही आएंगे, क्योंकि हिंदी तो हमारी भाषा है, और जो चीज हमारी अपनी होती है हम उसमें भी पीछे हो जाएं तो काहे बात का अपनापन, नहीं होना चाहिए ना। उम्मीद करता हूँ कि हिंदी का भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।